हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बहुत ही आसान टॉपिक है और मैं तो कहता हूँ पूरी केमिस्ट्री ही आसान है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे ले फालतू वाली गप्पे ठोक दी, केमिस्ट्री आसान है। यहाँ हाइड्रोजन हीलियम याद कर कर के परेशान हो गए हैं। जब पढ़ोगे ना तो बहुत आसान लगेगी, अगर नहीं पढ़ोगे दूर से देखते रहोगे ना तो कठिन ही लगेगी। वक्त हर किसी चीज़ को देना पड़ता है, जैसे वक्त देते हो वो उतनी ही उसी चीज़ से मोहब्बत होती है। तो यकीन मानो केमिस्ट्री काफ़ी आसान है। वो अफवाहें हैं जो फैला रखी हैं कि 11th 12th क्लास की केमिस्ट्री काफ़ी कठिन होती है, बहुत आसान है। तुम्हें बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा कि तुम खुद करोगे यार। देखो, हम यहाँ 5 लॉ पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बकवास लॉ। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, आसान। मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और कंबाइनिंग वॉल्यूम, सारे लॉ आसान है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एक बात बता दूं, ये पांचों लॉ पता है कब की बात है? जब है 17th सेंचुरी, 17वीं सचू मतलब 17th सेंचुरी की, मतलब जब इलेक्ट्रॉन की खोज भी नहीं हुई थी। और तुमने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ रखी होगी, वो पढ़ी कौन सी? मॉडर्न वाली। तो कुछ बातें तुम्हें बोरिंग लगेंगी, तुम कहोगे यार ये तो जब इतना गलत है फिर क्यों पढ़ा रहे हैं। तो तुम कहोगे पहले ना डिसाइड ही कर लो, कोई सही चीज़ पढ़ लेते हैं। हम्म। थोड़ा हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं, और हमें हिस्ट्री पुरानी इसलिए पढ़नी पड़ती ताकि हम मॉडर्न चीज़ समझ सकें। अगर हम ये सब पुराना चीज़ नहीं जान लेंगे तो नई चीज़ नहीं पढ़ पाएंगे, यकीन मानो। इतने साल का एक्सपीरियंस है ऑफलाइन का, तो सबकी हालत देखी हुई है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो, कंजर्वेशन मतलब होता है कि जिस चीज़ को आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? यही कहता है कि आप ना मास को क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। ये तो बहुत सिंपल सा लॉ है। तो ये रही सस्ती सी सिंपल सी वाली डेफिनेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। मास मतलब मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय डॉन ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, या फिजिकल है कोई भी केमिकल रिएक्शन हो या फिजिकल रिएक्शन हो, फिजिकल चेंज हो, आप ना मास क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अब सबसे पहले आखिरकार तुम करोगे यार केमिस्ट्री वाली बात है, मास पे क्यों बात कर रहे हैं? तो यार अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, मास, एटम, एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। हर चीज़ के अंदर मास ही तो होता है, आखिरकार एंड हमारा मास भी हो जाता है। तो इसका कहने का मतलब कि जब भी, जैसे मान लो, इसका मतलब होता है कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हारे दिमाग में काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा। तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी डाउट्स आ रहे होंगे कि कैसे कैसे होगा। जब बैलेंसिंग करोगे, जब आगे आगे पढ़ते जाओगे ना, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे तो सब चीज़ क्लियर होगी। तो मुझे पता है दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आते होंगे, क्योंकि 10th क्लास में तुमने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, 10th तक कुछ भी नहीं पढ़ा होता है। 11th में बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जितने तुम्हारे दिमाग में डाउट्स हैं, जितने भी आएंगे, सब आगे आगे देखते जाओगे, सब क्लियर होते जाएंगे। ये मेरा वादा है। अब हम करते हैं लॉ नंबर सेकंड। ये कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। पहले इसको हम लिख लेते हैं, और देखो साथ में नोट्स बनाते जाओ। आसान है, वैसे नोट्स के लिए परेशान नहीं होना है, फिर भी अगर साथ में कॉपी पेन, अगर पेन चलाते रहोगे तो इंटरेस्ट बनेगा और अच्छा समझ में भी आएगा। तो ये रही सस्ती गरीबों वाली डेफिनेशन लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनिट प्रोपोर्शन। सबसे पहले आखिर हम समझते हैं प्रोपोर्शन मतलब डेफिनिट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। डेफिनिट प्रोपोर्शन मतलब फिक्स्ड प्रोपोर्शन। डेफिनिट मतलब होता है फिक्स्ड प्रोपोर्शन, मतलब मास का फिक्स्ड प्रोपोर्शन होना चाहिए। देखो इसमें लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कोई भी लिमिटेशन नहीं, कोई भी ड्रॉबैक नहीं, मतलब कोई भी कमी नहीं है। लेकिन लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनिट प्रोपोर्शन में कुछ लिमिटेशंस हैं, वो हम लोग सब बाद में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि देखो, अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट। देखो बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास H2O है, चाहे तुम जो नेचर से H2O मिलता है वाटर, चाहे वो ले लो, चाहे तुम इसे लैब में प्रिपेयर करो, दोनों में मास का रेशियो सेम रहेगा। जैसे हमारे पास ये दो वाटर हैं,
ये वाटर, ये वाटर है, और इसमें H2 पानी भरा हुआ है, H2O, H2O। ये वाला जो हमने किया है ये हम लाए हैं कहाँ से? हिमालय से। कहाँ से लाए? हिमालय से। और ये क्या किया है अपन ने? लैब में प्रिपेयर किया है। लैब में प्रिपेयर से H2 + O2 गिव्स H2O, ऐसे हमने लैब में प्रिपेयर किया है। हमने जब देखा कि इसके हमने वेट रेशियो निकाला कि तो हाइड्रोजन कितना होता है? 2 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2:16, तो आया 1:8। कन्फर्म। फिर हम जो लैब में प्रिपेयर किया उस पानी को लेते हैं, हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 1:8। चाहे तुम कहीं का भी वाटर लाओ, प्योर वाटर, और चाहे कहीं से भी प्रिपेयर करो, दोनों में रेशियो सेम देखने को मिलेगा मास का। लेकिन बस इसमें लिमिटेशन कुछ इस जगह आ गई है। पता है जो लॉ था ये तब की बात थी जब लोगों को आइसोटोप, इलेक्ट्रॉन, इन सब के बारे में बात पता नहीं थी। तो इसकी लिमिटेशन पता क्या देखने को मिली? जैसे मान लो एक तुम्हारे पास CO2 है, इसमें C12 कार्बन इन्वॉल्व होता है, जबकि दूसरा तुम्हारे पास CO2 है, इसमें कार्बन 14 यूज़ होता है, क्योंकि कार्बन के तुम्हारे पास 3 आइसोटोप हैं, 13, 12, 13 और 14। अगर तुम इसका देखने को जाओगे तो इसका 12:32, इसको सॉल्व करो, और इसका होगा 14:32। दोनों का रेशियो अलग अलग देखने को मिलेगा तुम्हें। तो इसलिए इस जगह तुम्हें कहानी इसको देखो, इसका 3:8 आएगा, इसका 7:16। तो दोनों का रेशियो इस जगह लिमिटेशन आ जाता है जब आइसोटोप की बात होने लगती है। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे लॉ के बारे में, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर इसे खुद से पढ़ो तो समझ में बहुत ही कम आता है, कभी कभार तो आता भी नहीं है, पहली बार पढ़ो। देखो, when two elements combine to form more than one compound, then the mass of one of the element which combined with the fixed mass of other element in simple whole number ratio। इसका कहने का मतलब है कि जब दो एलिमेंट आखिरकार कंबाइन होते हैं तो उनसे मोर देन वन कंपाउंड बनता है, उसमें एक कंपाउंड का मास फिक्स्ड होता है, जबकि जो दूसरे कंपाउंड होता है उसका मास का रेशियो होल नंबर में आता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। अब देखो हम लोग इसको देखते हैं इस तरीके से। देखो, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ तुम्हें। तुम्हारे पास है क्या? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या है तुम्हारे पास? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्योंकि इससे अगर समझोगे तो ज़्यादा बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाता है। वैसे वाटर का भी है, पेरोक्साइड का भी है, लेकिन हम इतना समझते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो इससे 5 टाइप के कंपाउंड बनते हैं। कितने बनते हैं? 5 टाइप के। पहला बनता है N2 भी बन सकता है, NO भी बन सकता है, N2O3 भी बन सकता है, N2O4 भी बन सकता है, और N2O5 भी बन सकता है। इतनी चीज़ों की ये है पॉसिबिलिटी। क्या इतनी चीज़ की है पॉसिबिलिटी? हमें मान के चलते हैं कि हाँ नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन ये है फिक्स्ड मास, इसका वेट क्या है? फिक्स्ड। तो हम बनाते हैं नाइट्रोजन और यहाँ बनाते किसको? ऑक्सीजन को। देखो कितना है इसका? 28, यहाँ 14, 28, 28 और 28। देखो कुछ लोगों के दिमाग में आखिरकार ये खटक रहा होगा कि सर ये 14 क्यों लिख लिया है, इसे 28 क्यों नहीं लिखे? देखो बेसिकली हम जब एट द एंड पहुंचेंगे ना तो हर चीज़ देखो क्लियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हर चीज़ तुम्हें क्लियर हो जाएगी। आखिरकार अब यहाँ लिखो ऑक्सीजन का 16, 16 और 16 × 3, 16 × 4 और 16 × 5। सबसे पहले निकालो किसका रेशियो? इसका रेशियो। किसका रेशियो?
18/16 का, 18:16, 7:4 पहला आ गया है। इसका निकालो 14:16 का, 7:8 आ गया है, दूसरा आ गया है। इसका निकालो 28:16 × 3 क्या होता है, 7 18, 1 3 4 48। जब तुम इसे करोगे तो आ जाएगा कितना, 7:12। फिर करो इस पे 18:64। इसको जब तुम करोगे तो 7:16 आ जाएगा। और फिर आती है बात इस पे 18:80। इसे करोगे तो इसका आएगा 7:20। 5 हो गए। क्या हो गए हैं, 5 हो गए हैं। देखो ये रेशियो तो क्या है, फिक्स्ड है, ये तो है फिक्स्ड। अब निकालते हैं हम इसका रेशियो। देखो क्या इनका प्रोपोर्शन 4:8, 12, 16 और 20। देखो एक चीज़ बता दूं कि रेशियो 2 नंबर के बीच में निकाला जाता है, जबकि प्रोपोर्शन मोर देन 2 नंबर के बीच में निकाला जाता है। तो हम यहाँ क्या निकालना है, प्रोपोर्शन। तो अगर इन 5 नंबर को हम 4 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, 1 2 3 4 और 5। देखो ये एक प्रकार से क्या है, नेचुरल नंबर है कि नहीं है, मतलब होल नंबर आया कि नहीं, मतलब होल नंबर नेचुरल नंबर बात ये किसी है, लगभग मिलता जुलता है। 1 2 3 4 5 कितना सही सटीक आया है कि नहीं। अगर ऐसे तुम देखना चाहो किसको, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब कंबाइन होते तो उनसे 2 प्रकार के कंपाउंड बन सकते हैं। एक बनता है H2O और एक बनता है H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये अभी तुम नहीं जानते होगे, इसके बारे में जानते होगे। ये वाला मैंने एग्जाम्पल इस पर चूज़ किया क्योंकि इसमें लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाता है, ऑफलाइन जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। तो चलो हम बात करते हैं 4th लॉ के बारे में। काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री यहाँ देखने को मिलेगी और थोड़ा अचंभा भी होगा कि आखिरकार ये कैसे, और समझ में आएगा आखिरकार है तो केमिस्ट्री, कुछ ना कुछ तो अपना जलवा दिखाएगी ही। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। When 2 different element combined separately, उसमें कहा गया कि मान लो तुम्हारे पास 2 एलिमेंट हैं, क्या है, एक सल्फर है एक ऑक्सीजन है। ये सेपरेटली मतलब देखो तुम्हारे पास 2 एलिमेंट हैं, सल्फर एंड ऑक्सीजन। सल्फर सेपरेटली रिएक्ट करता है किससे, हाइड्रोजन से। तो इससे बनता क्या, H2S। और जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो बनता है H2O। कन्फर्म। इसमें यही कहा गया है कि जब 2 एलिमेंट थर्ड एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं और थर्ड एलिमेंट का मास होना चाहिए फिक्स्ड है, इसका क्या हो, इसका मास होना फिक्स्ड है। इसका मतलब ये है कि अगर 2 ग्राम सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 2 ग्राम ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना चाहिए। मुझे पता है कि यहाँ थोड़ी दिक्कत आई होगी समझ में, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करेंगे आएगा समझ में। तो उसमें क्या कहा गया है कि जब वो आपस में एक दूसरे के रिएक्ट करते हैं तो उनका रेशियो या फिर सेम होता है या फिर सम सिंपल मल्टीपल में होता है। देखो जब इसने इसके साथ रिएक्ट किया तो बना क्या, H2S। जब इसने इसके साथ किया तो बना H2O। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे आखिर का हाइड्रोजन एंड सल्फर का रेशियो निकालेंगे इस वाले का। तो आएगा 2 सल्फर का होता है 32, तो आया है 1:16। कन्फर्म। फिर निकालते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये हो गया है 1:8। देखो इसमें जो हमने थर्ड एलिमेंट लिया जो हाइड्रोजन, देखो दोनों जगह हाइड्रोजन का मास सेम है कि नहीं, 2 2 है, तो अच्छी बात है, इतना अपन ने निकाल लिया है।
अगर हम यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन का निकालने के लिए जाएंगे तो आ जाएगा 16:8 2:1। एक रेशियो इसको याद रखना, ये रेशियो कहाँ से आ रहा है, 2:1। ये इसको याद रखना। ये जब आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो कभी कभार बनता है SO2 और कभी कभार बनता है SO3। हम सबसे पहले बात करते हैं SO2 के बारे में। अब हम निकालते हैं सल्फर एंड ऑक्सीजन का रेशियो। क्या निकालते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो। सल्फर का हमने बोला 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 × 2 हो जाएगा, इसका ही 32 हो जाएगा। तो कितना आया है, 1:1। 1:1। और यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाल के रखा था, अभी हम निकाल के रखा है सल्फर और ऑक्सीजन का, वो निकाला था 2:1। और 2:1 हमें पहले से पता था। अगर तुम देखोगे 2/1 जो है वो किसका मल्टीपल है, 1:1 का। ये बात और अच्छे समझते हैं। जैसे कभी कभार SO3 भी बनता है, तो SO3 के निकालोगे तो 32:16 × 3 48। इसका जब तुम रेशियो निकालने के लिए जाओगे तो इसका रेशियो आएगा, कितना आ जाएगा, देखो 16:2 2:3। ये देखो 2:3 जो है वो 1:2 का एक सिंपल सा मल्टीपल है। मुझे पता है कि थोड़ा यहाँ डाउट्स आ रहे होंगे, समझ में नहीं आ रहा होगा, फील नहीं हो रहा होगा, कोई बात नहीं। जब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कराएंगे, जब हम 5 लॉ पढ़ने के तुम्हें क्वेश्चन कराएंगे तो मैं सारी चीज़ कंफर्म हो जाएगी, सब चीज़ सॉल्व करने लगोगे। स्टार्टिंग में हर किसी को दिक्कत आती है, इसी घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि इकलौते तुम हो जिसको परेशानी आ रही है, हर किसी को आती, धीमे धीमे समझ में आएगा। अगर हम इस लॉ को रिवाइज करा दें तो इसमें सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जब दो एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं तो यहाँ जो रेशियो है और यहाँ से जो रेशियो बनता है इन दोनों एलिमेंट का, वो आपस में इन दोनों एलिमेंट के सिंपल या बराबर के रेशियो के बराबर होता है। धीमे धीमे समझ में आएगा, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस कराएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जो हम लोग 5वां लॉ पढ़ने वाले हैं वो है गे-लुसेक। जितने अभी तक हम 3 लॉ पढ़ चुके हैं वो सब किस पे चल रहे थे, वो चल रहे थे मास के ऊपर। और ये आखिरी इकलौता जो है वो है वॉल्यूम के ऊपर। इस वॉल्यूम से तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा। जितने भी लॉ पढ़े हैं उसके हम क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे, तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गरीबों सस्ती वाली इसकी डेफिनेशन, स्टेटमेंट इसका। ये रही सस्ती गरीबों वाली डेफिनेशन किसकी, गे-लुसेक लॉ की। इसमें कहा गया है कि जब गैस रिएक्ट करती हैं या किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होती हैं तो उन जो गैसेस का रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड होता है उन गैसेस का वॉल्यूम का रेशियो एक सिंपल सा होता है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, अपन को समझते हैं इस तरीके से। देखो जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और इससे बनता है HCl। सबसे अच्छी बात है कि बैलेंसिंग करना हल्का फुल्का सस्ता वाला तो आना ही चाहिए। तो हम क्या देखते हैं कि ये 1 वॉल्यूम है, अभी बताते हैं 1 वॉल्यूम। ये 1 वॉल्यूम है, इससे बना है 2 वॉल्यूम। 1:1 और 2 कितना सिंपलेस्ट है। आखिरकार सिंपल इसी का कहने का मतलब यही है। जैसे अगर तुम देखते हो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इससे बनता है H2, मतलब गैसेस बननी चाहिए, लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं, गैसेस की बात कर रहे हैं। तो अगर इसे बैलेंसिंग करते हो तो आखिरकार तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से क्या बनता है, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखो 2:1:2 कितना सिंपलेस्ट है। इसका कहने का मतलब यही है। मुझे पता है कि इससे रिलेटेड दिमाग में बहुत सारे तुम्हारे दिमाग में डाउट्स आते रहते हैं। क्यों आते रहते हैं, क्योंकि आखिर तुम समझ नहीं पाते हो कि आखिरकार कि इस तरीके की केमिस्ट्री कैसे अप्लाई हो रही है। तो ये वाली तुम्हें बात अच्छी समझ में आएगी जब तुम अवोगाड्रो नंबर पढ़ोगे। लेकिन यहाँ तो इतना याद रखना है कि अगर कोई गैसेस रिएक्ट करती हैं फिर किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस्ड होती हैं तो रिएक्टेंट साइड और जो प्रोडक्ट साइड गैसेस होती हैं
उन दोनों की साइड का गैसेस का रेशियो सिंपल होता है। कब? जब एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। गैसेस में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर चेंज होने से वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। मतलब देखो सुनो इस तरीके से और समझो। इसमें लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक बॉक्स है। इस बॉक्स का मान लेते हैं हम कितना, ये मान लो क्यूब है। क्या है? क्यूब है। तो इसका मान लेते हैं, हम मान लेते हैं 8 मीटर क्यूब। ये दूसरा क्लोरीन का क्यूब है, इसका भी मान लेते हैं 8 मीटर क्यूब। मतलब इसमें हाइड्रोजन है, इसमें Cl2 है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगी ना, तो जो HCl का जो वॉल्यूम होगा ना, क्या होगा? HCl का जो वॉल्यूम होगा वो होगा कितना? 16 मीटर क्यूब। धीमे धीमे बात बहुत ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि आखिरकार मुझे पता है कि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जब तुम एवोगैड्रो लॉ पढ़ लोगे कि आखिरकार किसी गैसेस का सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होते हैं। ये बात तुम्हें हजम नहीं हुई होगी, पता है। क्योंकि इसको समझने के लिए जब हम लोग पढ़ेंगे ना एवोगैड्रो नंबर, तब बहुत अच्छे समझ में आएगा कि आखिरकार एवोगैड्रो, जब तुम लॉ पढ़ोगे तो आखिरकार तुम कहोगे यार क्या बेहतरीन केमिस्ट्री, अजीब बात कर दी इसने यार, बंदे ने इतनी बेहतरीन बात कर दी, इसकी हद नहीं है। कि अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर है, अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है, तो अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। बड़ी अजीब केमिस्ट्री है ना, बहुत मज़ा आने वाला है। बस यहाँ तक इतना ही याद रखना है। अब इससे रिलेटेड करते हैं हम लोग क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं या फिर हमने कितने कितने लॉ पढ़ लिए हैं। मैं बता दूं कि हम लोगों ने 5 प्रकार के लॉ पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि आप ना मास क्रिएट कर सकते हैं ना मास डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जितना मास प्रोडक्ट साइड होगा उतना ही मास रिएक्टेंट साइड भी होगा। दूसरा जो हम लोगों ने लॉ पढ़ा था वो पढ़ा था कांस्टेंट कंपोजिशन। कांस्टेंट कंपोजिशन ये कहता है कि अगर तुम कोई कंपाउंड है, जैसे H2O है, इस H2O को चाहे तुम लैब में प्रिपेयर करो, चाहे हिमालय से लाओ, चाहे नाली से लाओ, चाहे कहीं से भी लाओ, इसमें जो रेशियो है वो 1:80 रहेगा वेट का, चाहे तुम कहीं से भी ले आओ। फिर उसके बाद हमने तीसरा पढ़ा था मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन देखो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था, हमने कहा था कि जब 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं। उन कंपाउंड में एक एलिमेंट का तो मास होता फिक्स्ड है, जबकि जो दूसरा एलिमेंट होता उसका मास का रेशियो होता है सिंपल रेशियो। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो इतने सारे कंपाउंड पॉसिबल देखने को मिलते हैं। क्या इतने देखने को पॉसिबल मिलते हैं? तो इसमें से नाइट्रोजन को तो मार्क्स होता है फिक्स। देखो नाइट्रोजन का तुम्हें 7 देखने को मिलेगा, जबकि तुम्हें ऑक्सीजन का देखो इसमें देखने को मिलेगा। जब इसका रेशियो निकालोगे तो आ जाता है 1:4:5। अगर अभी भी विश्वास ना तो सिंपल सा लेते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो बनता है CO2 और बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर तुम इसमें रेशियो देखोगे तो 12:16, 3:4, सॉरी बस 32 होगा यहाँ, 32, क्योंकि 16 × 2 हो जाएगा 32। तो ये हो जाएगा 3:8। और जब तुम इसका रेशियो निकालोगे तो हो जाएगा 12:32। ये हो जाएगा 3, उल्टा लिख रहा हूँ ना, दिमाग कहाँ घूम गया, 3:4। देखो ये कार्बन को तो सेम आ रहा है, लेकिन जब तुम देखोगे 8:4 तो तुम्हें देखने को मिलेगा 2:1। ये आखिरकार एक सिंपल सा नंबर तो है और कुछ भी नहीं है। फिर आता है चौथा लॉ, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल या फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। इसमें ये कहा जाता है कि जब दो एलिमेंट थर्ड एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं तो जो थर्ड एलिमेंट होना चाहिए उसका मास दोनों के साथ बराबर होना चाहिए। इन दोनों का रेशियो ऑक्सीजन और इसका, और जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसका रेशियो एक सिंपल सा नंबर में आते हैं। मैं कहता हूँ कि इस लॉ को तुम लोग बार बार समझना कोशिश करना, इसको कई बार रीड करना, तब समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे कई बार देखो कि तब समझ में आएगा, क्योंकि अगर पहली बार में बात समझ में नहीं आती है। फिर हम लोगों ने करा आखिरी वाले लॉ के बारे में, जैसे वो ये आखिरी लॉ है जैसे होता है किसके ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर। इसमें कहा गया कि अगर गैसेस
आपस में रिएक्ट करती हैं या फिर किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होती हैं सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में, तो उसमें ये होता है कि जो गैसेस के वॉल्यूम का रेशियो एक सिंपल नंबर होते हैं। देखो ये गैसेस के जो वॉल्यूम है एक सिंपल से नंबर है कि नहीं, कि 8:8:16 करोगे तो 1:1:2 आ जाता है, यही होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं क्वेश्चन। हम सब जितने भी लॉ पढ़े उन सब पे हम लोग करेंगे अब क्वेश्चन, तो तुम्हें बताएंगे आखिरकार न्यूमेरिकल किस टाइप के तुम्हें देखने को मिलेंगे और किस टाइप से तुम्हें हैंडल करना है। तो चलो अब स्टार्ट हो जाओ न्यूमेरिकल करने के लिए। तो चलो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं एनसीईआरटी से। काफ़ी आसान है, बिल्कुल नहीं घबराना। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। उसमें कहा गया है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन, क्या है, कार्बन एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो दो कंपाउंड बनाते हैं, ए कंपाउंड और बी कंपाउंड। तो ए कंपाउंड में कार्बन है वो है कितना है, वो है 42.9% और दूसरे में कार्बन है वो है 27.3%। तो अगर तुमसे क्वेश्चन इसी को घुमा के अगर कोई पूछ लेके बताओ इसमें ऑक्सीजन कितना है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, तो कहोगे 100 में से 42.9% माइनस करोगे तो तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा, तो आ जाएगा 57.1%। मतलब हमने मान लिया कि कोई एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन इतने परसेंटेज है, ऑक्सीजन इतना परसेंटेज है। एक बी कंपाउंड है जिसमें कार्बन इतना परसेंट है तो ऑक्सीजन कितना परसेंट होगा, तो ऑक्सीजन जो हम देखेंगे तो 100 में से 27.3 माइनस कर दोगे तो मैं इसका आंसर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। आंसर आएगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज है 72.7%। इतनी बात समझ में आ गई है। सिंपल सी बात ये है कि जो बी कंपाउंड है उसमें कार्बन इतने परसेंटेज है और ऑक्सीजन इतने परसेंटेज है। जब भी तुम्हारे पास परसेंटेज का आए तुम इस तरीके सोच लेना कि मान लो एक कोई कंपाउंड है जो कितना है 100 ग्राम है, क्या है 100 ग्राम है, उसमें कार्बन तुम्हारे पास है 42.9% और ऑक्सीजन तुम्हारे पास है 57.1%। कन्फर्म, सॉरी 50 मतलब ग्राम में आ जाएगा। अगर इतने ग्राम है तो कार्बन इतने ग्राम होगा, ऑक्सीजन इतने ग्राम होगा। मुझे पता है ये वाली बात आसानी से हजम नहीं होती है। बी का कंपाउंड है वो भी 100 ग्राम है, उसमें कार्बन कितना है, कार्बन है 27.3 ग्राम और ऑक्सीजन तुम्हारे पास है 72.7 ग्राम। कन्फर्म। वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे आखिरकार इसमें कौन सा लॉ यूज हो रहा है, क्या हो रहा है। तो हमने देखा कि इसमें इतना है, तो आखिरकार हम निकालेंगे कि 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम कार्बन से रिएक्ट कर रहा है। कितने कार्बन से रिएक्ट कर रहा है, देखो 57.1 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है कितने से, 42.9 ग्राम कार्बन से। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा 42.9 अपॉन 57.1 ग्राम कार्बन से। तो जब तुम इसका आंसर निकालोगे तुम्हें आंसर आएगा 4.75 ग्राम के आसपास। इसका कहने का मतलब ये है कि 0.75 ग्राम कार्बन रिएक्ट करता है 1 ग्राम ऑक्सीजन से। इतना समझ में आया है। अब कहानी करेंगे हम बी की। हम बात करते हैं बी की, ये ए की हो गई, यहाँ हम बी करते हैं बी की। देखो सेम टू सेम वही निकालना कि 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम कार्बन से रिएक्ट करता है। देखो हमने देखा है कि 72.7 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है 27.3 ग्राम से। कितना से, इतने से करता है। तो अब हमने देखा है कि 1 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है 27.3 अपॉन 72.7 ग्राम किससे, ऑक्सीजन सॉरी कार्बन से। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आंसर बहुत ही सिंपल सा आएगा, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, सावधान रहें, सतर्क रहें। तो आएगा 0.375 ग्राम। इसका कहने का मतलब ये है
कि 0.375 ग्राम कार्बन रिएक्ट करता है 1 ग्राम ऑक्सीजन से। कितने से करता है? 1 ग्राम ऑक्सीजन से। सिंपल सी बात समझ में आई कि नहीं बताओ? इसमें इतनी सी बात समझ में आई या नहीं? तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें इसका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। आखिरकार यहाँ देखो कि फिक्स्ड को किसको लिया हमने फिक्स्ड रखा है किसको? हमने फिक्स्ड रखा ऑक्सीजन को। किसको रखा? फिक्स्ड रखा ऑक्सीजन को। वेरिएबल चेंज किसको रखा? वो रखा कार्बन को। तो कार्बन में हम सिंपल सा क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो क्या होगा? 0.75 रेशियो कितना हो जाएगा? 0.375। तो रेशियो आएगा 2:1 का। अगर किसी के दिमाग में हलचल ये भी हो रही होगी, क्या हो रही हलचल हो गई होगी कि नहीं बाबू राव, हम तो कार्बन को फिक्स्ड रखना चाहते हैं, ऑक्सीजन को वेरिएबल रखना चाहते हैं। कितना रखना चाहते हैं? ऑक्सीजन को वेरिएबल रखना चाहते हैं। तो निकालो 1 ग्राम कार्बन से कितने ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे? कितने करेंगे? देखो सुनो, ए का कर रहे हैं पहले। ए का 42.9 ग्राम कार्बन रिएक्ट करते हैं 57.1 ग्राम से ऑक्सीजन से। तो 1 ग्राम कार्बन रिएक्ट करेगा 57.1 अपॉन 42.9 ग्राम ऑक्सीजन से। समझ रहे कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास 1 ग्राम कार्बन है तो वो 57.1 अपॉन 42.9 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। इसका आंसर निकाल लेना। सेम टू सेम हम निकालते हैं बी के लिए। देखो, तो 1 ग्राम कार्बन यहाँ से भी निकालें कितने ग्राम ऑक्सीजन से करता है। तो इसमें ये है बी में कि 27.3 ग्राम कार्बन रिएक्ट करता है 72.7 ग्राम से। तो 1 ग्राम कार्बन रिएक्ट करेगा 72.7 अपॉन 27.3 ग्राम ऑक्सीजन से। इसका कहने का मतलब ये है कि 1 ग्राम कार्बन रिएक्ट करता है 72/7 27.3 ग्राम ऑक्सीजन से। हमने यहाँ बेसिकली किस किस को कॉमन रखा? हमने रखा कार्बन को कॉमन। तो यहाँ हमने फिक्स्ड मास किसका लिए रखा है? फिक्स्ड मास यहाँ है, फिक्स्ड मास है वो किसका है? कार्बन का है। तो रेशियो किसका निकालोगे? ऑक्सीजन का निकालोगे। इसका रेशियो इसके रेशियो से निकालो। 57.1 अपॉन 42.9 रेशियो 72.7 अपॉन 27.3। सॉल्व करके तुम्हें आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा, जब सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा वो मिलेगा 1.33 और इसका तुम निकालने को देखोगे आएगा 1.67। इस सिंपल से निकालोगे तो 1:2 आ जाएगा लगभग। तो ये आ गया है 1:2 का। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। वहाँ आ रहा था 2:1, यहाँ आ रहा 1:2। सिंपल सी तुम्हें बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमें करना है। तो आखिरकार इस टाइप की बात कहाँ होती है? इस टाइप की बात होती हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में। क्या होती हैं? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसमें ये कहा जाता है कि एक कंपाउंड का मास फिक्स्ड होता है, दूसरे कंपाउंड का जो मास होता है वो आखिरकार इसके रेशियो में होता है। देखो 1:2 आ रहा है कि नहीं? ये यही तो बता रहा है। ये पहले का है, ये दूसरे का है। अब हम लोग क्या करते हैं, और भी क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में से जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएं। मुझे पता है कि आखिरकार परसेंटेज वाले में तुम्हारा उतना मज़ा नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि बचपन में अभी तक वही याद करते आए थे, सोडियम हाइड्रोजन फलाना ढिकाना ढिमकाना। लेकिन यहाँ थोड़ी कहानी चेंज होती है। आखिरकार आप मुस्कुराइए, आप 11वीं क्लास में हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक विचित्र क्वेश्चन और करते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्ट आएगा। देखो हमने क्या कहा है, देखो इस तरीके समझो कि हमारे पास H2S है, उसमें हमारे पास सल्फ़र कितना है? वो है 94.11%। तुम्हारे पास एक दूसरा कंपाउंड है H2O है, उसमें आखिरकार तुम्हारे पास हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन है वो है 11.11%।
अब देखो सल्फर मतलब अब तीसरा कंपाउंड है वो है SO2। इसमें ऑक्सीजन कितना है, इसमें ऑक्सीजन है 50%। तो अगर तुम्हें इतना ही पता है तो तुम्हें इसका पता होगा कि आखिरकार इसमें हाइड्रोजन कितना होगा। देखो बेसिक सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तुम्हें लगाना नहीं है। इसमें तुम्हें पता होगा कि आखिर ऑक्सीजन कितना है, और इसमें पता होगा सल्फ़र कितना है। सल्फ़र तो 50%, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं निकालना है। 100 में से 94.11 करोगे तुम्हें आंसर आराम से देखने को मिल जाएगा, 985, तो 5.89% होगा। इसका तुम्हें ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, कितना देखने को मिलेगा, वो आएगा 88.89%, और इसका हो जाएगा 50%। और मैंने तुम्हें क्या बता रखा है कि जब भी तुम्हारे पास परसेंटेज में आए तुम्हें मान के चलना है कि तुम्हारे पास H2S है, वो है कितना, 100 ग्राम। 100 ग्राम में सल्फ़र तुम्हारे पास है 94.11 ग्राम, और हाइड्रोजन तुम्हारे पास है 5.89 ग्राम। ऐसी सेम टू सेम हम बात करते हैं किसके लिए करते हैं, H2O के लिए करते हैं। H2O की भी कहानी इस तरीके की, H2O है उसमें तुम्हारे पास हाइड्रोजन है 11.11 ग्राम, और ऑक्सीजन तुम्हारे पास है वो है 88.89 ग्राम। कन्फर्म। ऐसी सेम टू सेम रघुकुल रीत सदा चली आई। SO2 की बात करेंगे हम, इसमें है सल्फ़र ऑक्सीजन। सल्फ़र इसमें कितना है, 50 ग्राम है, और जबकि ऑक्सीजन है तुम्हारे पास 50 ग्राम है। आखिरकार वो हम बाद में पता लगा लेंगे आखिर कौन सा लॉ हो रहा, किस तरीके से हो रहा है। देखो वैसे तुम्हें एक बात तो क्लियर हुई होगी, क्या हो रही होगी क्लियर, कि इन दोनों कंपाउंड में हाइड्रोजन कॉमन है, और इन दोनों में सल्फ़र और ऑक्सीजन है, वो दोनों मिलके एक तीसरा कंपाउंड हो रहा है। तो तुम्हें आखिरकार थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही होगी रेसिप्रोकल वाली की, आ रही कि नहीं, आएगी, धीमे धीमे आ जाएगी। यही तो चीज़ प्रूफ करना है, यही चीज़ तो प्रूफ करने से हमारे पास क्या है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, थर्ड एलिमेंट है, ये फिक्स्ड है ना। इसके साथ रिएक्ट किया तो बना H2S, और इसके साथ जब इसने रिएक्ट किया तो बना क्या, H2O, और जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो बना रहे हैं क्या, SO2। इतनी तो बात मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गई होगी। क्या हुई होगी, समझ में आ गई होगी। हमने क्या मान लिया है। अब एक अच्छी बात और बता दूं मैं तुम्हें कि इनमें से तुम तीनों में से किसी भी को भी फिक्स्ड मान सकते हो। क्या मान सकते हो, किसी को भी तुम फिक्स्ड मान सकते हो जब न्यूमेरिकल कर रहे हो। तो हम मान के चलते हैं कि हमें मान के चलते हैं ए है फिक्स्ड। हम निकालेंगे आखिरकार इसका 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा होगा, कितने सल्फर से किया। देखो कोई फिक्स्ड नहीं है, इससे भी कैलकुलेशन करोगे तब भी आ जाएगा, इससे भी करोगे तब भी करेगा, इससे तब भी आ जाएगा। देखो हमें निकालते हैं, सबसे पहले बात करते हैं H2O में। क्या है H2O में, देखो तो कहानी अगर तुम इस तरीके समझोगे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर, हम मान के चलते हैं ये है फिक्स्ड। इसका मास ले लिया हमने फिक्स्ड, कितना मान लिया हमने, मान लिया 1 ग्राम। तो हम निकालेंगे H2O में। देखो H2O में इसका कहने का मतलब ये है H2O में कि 88.89 ग्राम ऑक्सीजन का रिएक्ट करता है 1.11 ग्राम हाइड्रोजन से। कितने से करता है, इतने से। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, तो हो जाएगा 1.11 अपॉन 88.89 ग्राम हाइड्रोजन से। जब तुम इसका आंसर निकालोगे तो आ जाएगा आंसर 0.125 ग्राम। इसका कहने का मतलब ये है कि 0.125 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 1 ग्राम ऑक्सीजन से। कन्फर्म, इतना रहा कन्फर्म। अब हम बात करते हैं SO2 की। देखो H2O वाली ये वाली बात हो चुकी ना, ये वाली बात हो चुकी है। अब हम बात करेंगे इन दोनों की, SO2 की। देखो SO2 पे आ जाओ, SO2। हाँ SO2 में कहा जाता है कि 50 ग्राम
ऑक्सीजन रिएक्ट करता है 50 ग्राम सल्फर से, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा 50 ग्राम अपॉन 50, मतलब आ जाएगा 1 ग्राम। इसका कहने का मतलब है कि 1 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है 1 ग्राम सल्फर से। क्या करता है? 1 ग्राम सल्फर से। मुझे पता है दिक्कत आ रही होगी, समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बाद में समझ में आएंगी, करोगे आ जाएंगी बाद में समझ में। तो आखिरकार तुमने कितना निकाल लिया? 1 ग्राम। देखो इसमें हाइड्रोजन कितना आ रहा है? इतना, और इसमें सल्फ़र कितना आ रहा है? इतना। यहाँ तक बात क्लियर? और हमने यहाँ क्या मान के रखा है? हमने मान के रखा है कि ऑक्सीजन है वो है फिक्स्ड, तो इसमें आखिरकार हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है, सॉरी हाइड्रोजन, यहाँ सल्फ़र है। तो हम क्या निकालेंगे? हाइड्रोजन एंड सल्फ़र का मास रेशियो निकालेंगे। इसका है 0.125 ग्राम और इसका है 1 ग्राम। सॉल्व करोगे तो लगभग तुम्हें देखने को मिल जाएगा, ये आ जाएगा कितना, लगभग करोगे तो 1:8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1:8। अब हम बात करते हैं किसकी? SO2 की। किसकी बात करने वाले हैं? SO2 की। सॉरी SO2 की नहीं बात करने वाले, हम बात करने वाले उस कंपाउंड की जो हाइड्रोजन और सल्फर से मिलके बना हुआ है। तो हाइड्रोजन सल्फर से जो कंपाउंड बना है वो बना है H2S। H2S। देखो सुनो, H2S, इसमें हमने क्या देखा है? हमने इसमें देखा है कि 94.11 ग्राम सल्फ़र है एंड 5.89 ग्राम क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा एक रेशियो निकाल लेंगे हाइड्रोजन एंड सल्फ़र का। इसमें क्या निकालेंगे? हाइड्रोजन एंड सल्फ़र का 5.89 रेशियो 94.11। तो जब तुम निकालोगे तो आंसर आएगा 1:16। 1:16। ये बताओ, यहाँ जो हमने निकाला है 1:8 और यहाँ निकाला है 1:16, कुछ देखो इसी का ये मल्टीपल नहीं है। ये तो फिक्स रख के देखो, देखो 8 है, 16 है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हल्का फुल्का समझ में आ गया। देखो क्योंकि देखो इस तरीके से निकलेंगे, इसे लिखेंगे 1/8, इसको लिखेंगे 1/16। सॉल्व करोगे 2:1 आ जाएगा। कितना अच्छा है। और हमने क्या देखा कि यहाँ का रेशियो और यहाँ के रेशियो का जो हम रेशियो निकाल रहे हैं, इसके रेशियो और इसके रेशियो का जो हम रेशियो निकाल रहे हैं वो भी एक सिंपल नंबर आ रहा है कि नहीं? और अगर सिंपल नंबर आ जाए तो ये क्या बात बताता है? बताता है कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। इसे क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। यहाँ से क्या बात सिद्ध होती है कि ये हो गया वेरीफाइड। अगर मान लो वेरीफाइड कब नहीं होता? वेरीफाइड कब नहीं होता? जैसे जब मान को रेशियो आ जाता है 2:37 और रेशियो 1। अगर ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती, अगर मान लो ये सिंपल नंबर नहीं आता, होल नंबर नहीं आता, तो हम मान के चलते कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल वैलिड नहीं, मतलब वेरीफाइड नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ तो सिंपल आ रहा है 2:1। देखो मुझे पता है कि स्टार्टिंग होती है 12th क्लास 11th क्लास में दिक्कत ज़्यादा थी, लेवल थोड़ा बढ़ जाता है बेटा, बस इतनी है कि लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से समस्या ज़्यादा आती है। लेकिन मेहनत करोगे हर चीज़ समझ में आएगी, आगे आगे पढ़ोगे धीमे धीमे सारी बात समझ में आने लगेंगी। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर तुम लोग क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें 2 चीज़ों में डाउट्स होगा। एक होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में और एक होगा रेसिप्रोकल में। देखो रेसिप्रोकल में ऐसा होता है कि यहाँ तुम्हें 3 कंपाउंड देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? 3 देखने को मिलेंगे। और अगर जब लॉ ऑफ मल्टीपल में देखने को मिलेंगे तो जितने भी तुम्हारे पास क्या होंगे? कंपाउंड होंगे, उन कंपाउंड में जो एलिमेंट होंगे सब कॉमन होंगे, बस मास का रेशियो डिफरेंट होगा। जबकि तुम रेसिप्रोकल में देखोगे जितने भी तुम्हारे पास जैसे कंपाउंड हैं, क्या हैं? H2S है, H2O है और SO2 है। देखो इसमें हाइड्रोजन एंड सल्फर है, इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, इसमें सल्फर एंड ऑक्सीजन है।
ये होता है रेसिप्रोकल के पहचानने का। अगर मल्टीपल पे तुम देखोगे, जैसे मान लो CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 में भी CO में भी कार्बन एंड ऑक्सीजन है और CO2 में भी कार्बन एंड ऑक्सीजन ही है। तो यहाँ कोई बड़ी बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, और धीमे धीमे हर चीज़ समझ में आ जाएगी। क्योंकि जब एटॉमिक मास पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर मास पढ़ोगे, एटॉमिक नंबर सब कुछ पढ़ोगे, बहुत क्लियर हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि थोड़ी एक्सरसाइज थोड़ी कठिन है, ये वाला थोड़ा न्यूमेरिकल कठिन टाइप के हो रहे हैं, घबराना नहीं है, सब आएंगे, बाद में देख लेना, सब आ जाएंगे, यकीन मानो। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, मज़ा आया है पढ़ते पढ़ते, तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। तुम कहोगे यार क्या मज़े की बात कर रहे हो, यहाँ दिमाग का दही हो चुका है, पनीर बनने वाली दिमाग की। अब पता है दिक्कत होती है, गलती तुम्हारी नहीं है, क्वेश्चन की ही लेवल इस टाइप का बढ़ गया है। धीमे धीमे सब आ जाएगा, घबराना नहीं। तो अगर यहाँ तक नहीं आया तो परेशान नहीं हो, बाद में देख लेना। 11वीं क्लास जब आधी हो जाए तब देखना, तब थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा इस बार के कंपैरिजन में। फिर भी 3 फ्रेंड के साथ अगर शेयर करना चाहो तो शेयर कर देना। अगर चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वो टॉपिक इससे आसान होंगे, मेरा विश्वास मानो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, यकीन मानो। तो तब तक मिलते हैं, बाय बाय।